बहुत ज़्यादा वॉइस में मसला आ रहा है? नहीं ना? सही है ना? सब सही है ना? अच्छा। अच्छा जी, एक काम और भी करना। सहर और मिशेल, तुम दोनों रिकॉर्ड कर रहे हो, तुम दोनों जो है ना क्लास के बाद मुझे वी ट्रांसफर से सेंड कर देना, मैं यूट्यूब पर अपलोड भी कर दूंगा अपने पास। चलो, तो आज जो है वो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के सारे सवाल आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। 9.1 में लिखता है द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाई, और ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है। हमसे पूछते हैं द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज, मार्जिनल कॉस्ट का हमसे फंक्शन पूछता है। मार्जिनल कॉस्ट का जो फंक्शन होता है टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव मार्जिनल कॉस्ट होता है। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। पहली चीज़ है क्यू पावर 3/3। तो डेरिवेटिव निकालने का तरीका ये है कि ये जो क्यू की पावर है जो 3 है वो पहले लिखी जाएगी, ठीक है, और क्यू की पावर 3 है उसमें से 1 माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा। अच्छा, -8 क्यू, -8 क्यू में 8 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 16 हो जाएगा, और क्यू की पावर 2 है उसमें से 1 माइनस होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्यू रह जाएगा। प्लस 120 क्यू, क्यू लिखा हुआ है तो क्यू की पावर 1 है, 1 इंटू 120 इज 120, और क्यू की पावर 1 में से 1 माइनस होगा तो क्यू पावर 0 रह जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। और 10,000 का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। अब ये 3 आपस में कैंसिल होगा तो फाइनल आंसर क्यू स्क्वायर -16 क्यू प्लस 120 बनता है। यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो है वो होगा ABCD में से सी जो है वो क्यू स्क्वायर -16 क्यू प्लस 120 है, तो सी आंसर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, 9.2, 9.2 में लिखा हुआ है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक एडिशनल यूनिट बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट जितने से इंक्रीज होगी उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 3 प्लस एक्स अपॉन 3000 प्लस ई की पावर -0.03x, वेर x डिनोट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स, जहाँ पर x जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स को डिनोट करता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स, 100 यूनिट बनाने की क्या कॉस्ट होगी। तो अगर मैं अपने मार्जिनल कॉस्ट के फंक्शन में 100 पुट इन करूंगा तो मुझे 100 यूनिट बनाने की कॉस्ट पता की जगह 100 पुट करता हूँ, x की जगह 100 पुट कर और इसको मैं ज़रा सॉल्व करता हूँ। अच्छा जी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस 0 0 और नीचे वाले 2 0 कैंसिल, तो ये 1/30 बनता है, प्लस 0.03 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ई की पावर कितनी बन जाएगी, ई की पावर -3 बन जाएगी। अब ज़रा अपने कैलकुलेटर्स पर इसको सॉल्व कर यानी कि 3 प्लस 1/30 प्लस ई की पावर -3, इसको सॉल्व कर मुझे आंसर बताओ कि कितना आंसर आता है। 3.08 सही है, तो बी मेरा आंसर हो गया। सही है। 9.3 करते हैं। A company produces X units of output at a total cost of 1/3x cube minus 18x square plus 160x। ये टोटल कॉस्ट, ये हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है कि भाई टोटल कॉस्ट इसके बराबर है। सवाल बोलता है आउटपुट एट विच एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज, यानी कि आप x की वो वैल्यू बताओ, नंबर ऑफ यूनिट्स वो वाले बताओ जहां पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर। अच्छा, एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है।
एवरेज कॉस्ट जो है ना वो होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। एवरेज कॉस्ट जो होता है वो होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल कॉस्ट का मतलब हो गया 1/3 x³ माइनस 18x² प्लस 160x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि डिवाइडेड बाय x। तो जब आप एवरेज कॉस्ट का फंक्शन निकालोगे यानी कि टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे, 1/3x³ x से डिवाइड होगा तो 1/3x² रह जाएगा, माइनस 18x² x से डिवाइड होगा तो माइनस 18x रह जाएगा, 160x से डिवाइड होगा तो प्लस 160 रह जाएगा। ये तो आ गया एवरेज कॉस्ट का फंक्शन। अच्छा सर, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव जो है वो मार्जिनल कॉस्ट होता है। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव जो है वो मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो अगर हम मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, अगर हम टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे, ये मेरा टोटल कॉस्ट का फंक्शन है, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो 1/3x³ का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, x⁻³ है, x⁻³ जो है वो 1/3 से मल्टीप्लाई होगी और x⁻³ में से 1 माइनस करोगे तो x⁻² रह जाएगी। फिर माइनस 18x² लिखा हुआ है, माइनस 18x² लिखा हुआ है, तो x की पावर जो 2 है वो 18 से मल्टीप्लाई होगी तो 36, और x की जो पावर 2 है उसमें से 1 माइनस होगा तो सिर्फ x रह जाएगा। और प्लस 160x लिखा हुआ है, प्लस 160x लिखा हुआ है, x की पावर 1 है वो 160 से मल्टीप्लाई होगी तो 160 ही रहेगा, और x की पावर 1 में से 1 माइनस होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, और ये 3 और 3 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो है x² माइनस 36x प्लस 160। अब उसने ये बोला था कि वो वाला आउटपुट या वो वाले यूनिट्स बताओ जहां पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हों। यानी कि ये मार्जिनल कॉस्ट है और ये एवरेज कॉस्ट है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हों, तब x की क्या वैल्यू होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे x² माइनस 36x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 1/3 x की पावर 2 माइनस 18x प्लस 160। अच्छा जी, अब क्या होगा सर? अब होगा ये कि ये 1/3x² है, 1/3x² और यहाँ पर x² पॉजिटिव का है। जब ये 1/3x² लेफ्ट साइड पर आएगा तो माइनस 1/3x² बनेगा। अगर x² के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो 1 होता है, तो 1 में से 1/3 माइनस करोगे तो 2/3x² बच जाएगा। कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो, 1 में से 1/3 माइनस करो। फिर ये माइनस 36x है और ये माइनस 18x है, माइनस 18x उल्टे हाथ पर आएगा तो प्लस 18x बन जाएगा, तो इवेंचुअली ये बन जाएगा माइनस 18x। अच्छा, ये प्लस 160 है और ये भी प्लस 160 है, तो दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे, ये 0 से इक्वेट होकर इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। फिर क्या करें सर? फिर अगर आपको 3 हटाना है, अगर आपको 3 हटाना है, दोनों साइड्स को 3 से पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2/3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x² रह जाएगा, और 18x जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 54x, है ना। 18 18 36, 36 और 18 54 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करो। जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 27x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, फिर आप x² माइनस 27x में से x को कॉमन ले लो तो आपके पास बच जाएगा x माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि या तो x जो है वो 0 के बराबर है या x माइनस 27 जो है वो 0 के बराबर है, और x जो है ना वो 27 के बराबर है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो होगा डी। कॉपी करने के लिए 2 मिनट देता हूँ। एक बार फिर से बता दूँ, हमें टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ था और उसने ये पूछा हुआ था कि वो कौन से यूनिट्स होंगे जहाँ पर एवरेज कॉस्ट और टोटल और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर है। एवरेज कॉस्ट निकालने का तरीका होता है कि आप टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करते हो। आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही थी, आपने टोटल कॉस्ट को यूनिट से किया डिवाइड, यानी कि आपने उसको एक्स से डिवाइड किया।
जब आपने उसको x से डिवाइड किया, तो आपका आंसर 1/3 x² माइनस 18x प्लस 160 बन गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, मार्जिनल कॉस्ट ढूंढा, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव इज मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन आपका x² माइनस 36 x प्लस 160 आया, और आपने फिर इन दोनों को आपस में इक्वेट कर और x की वैल्यू ढूंढी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, 2 मिनट देता हूँ ताकि तुम लोग इसको कॉपी कर सको। कॉपी कर डन सर बोल देना, तो मैं आगे बढ़ूंगा। 2x² माइनस 54 के बाद मैंने दोनों साइड्स को जो है ना वो 2 से डिवाइड किया। जब दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2x² x² बन जाएगा, और 54x जो है वो 27x बन जाएगा। इसके बाद मैंने इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन लिया, ठीक है, और सॉल्व किया। चलो भाई 9.4, indicate the correct answer for the function f(x) is equals to x cube minus 3x cube minus 3x square plus 3x plus 7, then f(x) is, indicate the correct answer for the function। probably क्वेश्चन में कोई मसला है, क्योंकि f डैश ऑफ x एक फंक्शन है और उसने बोला है कि then f(x) is, अच्छा शायद ये कहना चाह रहा होगा कि इसका जो कर्व बनेगा वो मिनिमम मैक्सिमम होगा। फिर इस सवाल को छोड़ देते हैं, इस सवाल में थोड़े से क्लैरिटी का इशू है। 9.5 को देखते हैं। एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट फॉर अ फर्म इज, ये एवरेज कॉस्ट का फंक्शन है। ये क्यू इज क्वांटिटी रिड्यूस्ड, द रेट ऑफ चेंज, अच्छा रेट ऑफ चेंज का दूसरा नाम क्या होता है, डेरिवेटिव। द रेट ऑफ चेंज ऑफ AC एट द प्रोडक्शन पॉइंट Q इज इक्वल्स टू 1200 इज, यानी कि आप AC या एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव लो और उसमें क्वांटिटी पुट करो 1200 और आंसर बताओ। तो अगर मैं इस एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव लेता हूँ, तो 0.02 क्यू स्क्वायर जो है उसका डेरिवेटिव बन जाएगा 0.04 क्यू माइनस 60, 0.04 क्यू माइनस 60, ठीक है ना। 0.02 क्यू स्क्वायर एट 2 जो है वो 0.02 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0.04 क्यू स्क्वायर जो है वो क्यू बन जाएगा, और माइनस 60 क्यू जो है वो माइनस 60 बन जाएगा। फिर उसने ये बोला कि आप जो है वो रेट ऑफ चेंज लो AC का, और उसमें 1200 क्वांटिटी की जगह पुट इन करो और फिर आंसर बताओ। तो अगर मैं क्वांटिटी की जगह 1200 पुट करता हूँ तो 0.04 इंटू 1200 माइनस 60, कितना आंसर आता है, -12 आता है,
ठीक है, -12 यानी कि डी मेरा आंसर है। सही है। -9.6 गिवन टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, द रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा फॉर द फंक्शन इज। रिलेटिव मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमा पर डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर होता है। तो पहले तो हम टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव निकालते हैं। 31 का डेरिवेटिव 0 होगा, 24Q का डेरिवेटिव 24 होगा, -5.5 क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव -5.5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5.5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 और q की पावर 2 है, उसमें से 1 माइनस होगा तो q प्लस q क्यूब ओवर 3, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ओवर 3 लिखा हुआ है, q क्यूब का 3 जो है वो पीछे आकर 1/3 से मल्टीप्लाई होगा और q क्यूब में से 1 माइनस होगा तो 2 बच जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस 11q प्लस q स्क्वायर। ये टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव है। इसको 0 से इक्वेट करेंगे, यानी कि 0 इज इक्वल्स टू 24 माइनस 11q प्लस q स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं q स्क्वायर माइनस 11q प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। बीच वाली टर्म को अगर हम ब्रेक करते हैं, अगर बीच वाली टर्म को ब्रेक करते हैं तो किन दो नंबर्स में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, बताओ। क्या हम बीच वाली टर्म को ब्रेक कर सकते हैं किसी दो नंबर्स में? -11q आ रहा है 6 और 4 में, बिल्कुल, तो ये बन जाएगा हमारे पास q स्क्वायर माइनस, नहीं एक मिनट, 6 और 4 जो है वो ऐड करते हैं तो कितना बनता है, 10 बनता है ना, बीच में तो आ तो 11 रहा है, तो हम 6 और 4 में तो ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और कोई? टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ था, हमने इसका डेरिवेटिव लिया, 31 का डेरिवेटिव कुछ नहीं 24, 5.5 इंटू 2 11 होता है, और ये आपके पास 3 क्यू इसका, ठीक है, 8 इंटू 3 इज 24, बिल्कुल आप 8 क्यू और 3 क्यू में ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करने का रूल क्या होता है? ब्रेक करने का रूल ये होता है कि जब इसको ऐड किया जाए, यानी इसके -8q और -3q को ऐड किया जाएगा तो ऊपर वाला नंबर यानी कि -11q बनना चाहिए, और जब -8 और -3 को मल्टीप्लाई करो, -8 इंटू -3 इज +24, तो पहले और आखिरी नंबर के मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है वो आना चाहिए। अब पहली दो टर्म्स में से q कॉमन लिया तो q -8, दूसरी दो टर्म्स में से -3 कॉमन लिया तो q -8, ठीक है। अब ये बन जाएगा q -3 q -8 इज इक्वल्स टू 0। तो q -3 जो है वो अगर 0 के बराबर है, q जो है वो 3 होगा, और q -8 अगर 0 के बराबर है तो q जो है वो 8 के बराबर होगा, लिहाजा हमारा आंसर पॉसिबल ऑप्शंस में से बी होगा, यानी कि 3 यूनिट्स। ठीक है, इसमें कोई मसला है? इसमें कोई मसला है तो मुझे बताओ। नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, 9.6 के बाद 9.6 के बाद 9.7, 9.7 में लिखा हुआ है द कॉस्ट फंक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट इज गिवन। कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का। कॉस्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है? कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 150,000 प्लस 20x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10,000। ठीक है, 150,000 प्लस 20x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10,000। The marginal cost of producing 50,001 units is, यानी कि हम कॉस्ट फंक्शन का पहले तो लेंगे डेरिवेटिव। कॉस्ट फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन आता है। मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन क्या होगा? 150,000 का डेरिवेटिव 0 होता है, 20x का डेरिवेटिव 20 होगा, और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10,000 का डेरिवेटिव जो है
-2/10,000 -2/10,000 x होगा। अच्छा, 2 और 10,000 आपस में कैंसिल होगा, 10,000 और 2 जब आपस में कैंसिल होगा तो 5,000 बच जाएगा, यानी कि ये होगा 20 माइनस 1/5000 एक्स। अच्छा, एक्स की जगह आप 50,000 और एक पुट करते हो, अगर एक्स की जगह अगर 50,000 और एक पुट करते हो तो 20 माइनस 1/5000 इंटू 50,001, क्या आंसर आता है? क्या आंसर आता है? 50,000 और एक डिवाइडेड बाई 5,000। अच्छा, आ गया 9.99। ठीक है, 9.99 यानी कि ए हमारा आंसर है। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 9.7 के बाद 9.8 पर आते हैं। 9.8 देखते हैं। ठीक है, 9.8 देखिए। 9.8 में लिखा हुआ है, अ फर्म हैज फाउंड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस दैट इट्स प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स प्रोड्यूस्ड इज गिवन बाय। ये प्रॉफिट का फंक्शन है, द वैल्यू ऑफ एक्स दैट मैक्सिमाइजेज द प्रॉफिट। जहां पर कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, जहां पर कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, उसकी दो कंडीशंस होती है। नंबर वन, जहां पर कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, नंबर वन, दो कंडीशंस होती है ना। क्या क्या कंडीशंस होती हैं? दो। जहां पर कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये होती है कि जहां पर कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, वहां पर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। कुछ सवालात इस तरह से सॉल्व होंगे। प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, वहां पर मार्जिनल प्रॉफिट जो है वो जीरो के बराबर होता है। अब यहाँ पर क्योंकि प्रॉफिट का फंक्शन दिया हुआ है, तो आप मार्जिनल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। मार्जिनल प्रॉफिट का जो फंक्शन होगा वो आपका होगा -x³ अपॉन 3 है, तो ये -x² हो गया। अच्छा, 729 यहाँ पर मिसप्रिंट है, 729x है ओरिजिनली। ठीक है, ये करेक्शन इसमें कर लेना, तो ये +729 हो गया। और -25,000 का डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है, यानी कि जीरो होता है। अब जीरो इज इक्वल्स टू -x² प्लस 729, यानी कि x² इज इक्वल्स टू 729। अच्छा, स्क्वायर जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस माइनस √729। तो बताओ x जो है उसकी प्लस माइनस दो क्या वैल्यूज आती हैं? ट्वेंटी सेवन, +-27। अब क्योंकि यूनिट्स सिर्फ पॉजिटिव हो सकते हैं, तो हम 27 को सेलेक्ट करेंगे, -27 को इग्नोर करेंगे। 9.9, 9.7, 9.8, 9.9, 9.9।
9.9 में है the total cost CX of a firm is, ये total cost का function है where x is the output, the value of x की वैल्यू बताओ, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक्स की वो वैल्यू बताओ जहाँ की मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर। अच्छा, जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ना वो टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन है। टोटल कॉस्ट फंक्शन में वेरिएबल और फिक्स दोनों कॉस्ट शामिल होती है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि जब 0 यूनिट्स होंगे तो भी वो पे करनी होगी, यानी कि 3,000 रुपये मेरी फिक्स कॉस्ट है, 3,000 रुपये मेरी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि जब मैं यूनिट्स की जगह यानी कि एक्स की जगह 0 पुट इन करूँगा तो मेरा आंसर 3,000 आएगा। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो जब यूनिट्स ना बनाओ फिर भी पे करनी होती है। वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ चेंज होती रहती है। ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है। तो टोटल कॉस्ट में दो चीज़ें होती हैं, टोटल कॉस्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर फिक्स कॉस्ट मुझे 3,000 दी हुई है तो मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो होगी 0.0005 एक्स क्यूब माइनस 0.7 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स। ठीक है ना, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब उसने बोला कि वो यूनिट्स बताओ जहां पर मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हो। जरा इसको सॉल्व करो, मुझे 1 मिनट देना। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 0.0005 एक्स क्यूब माइनस 0.7 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट जो है उसका फंक्शन है। मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट निकालो। मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, इसका डेरिवेटिव। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो होती है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। चलो मैं ही करवा देता हूँ, फिर कॉपी कर लेना। इसका अगर डेरिवेटिव निकालते हैं 0.0005 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालते हैं, 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 बन जाएगा। मेरे ख्याल में ये बन रहा होगा 0.0015 एक्स स्क्वायर। अच्छा, 0.7 और 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे ख्याल में बन जाएगा 1.4 एक्स और ये बन जाएगा -30। अच्छा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन, यानी कि 0.0005 एक्स क्यूब माइनस 0.7 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि एक्स। तो ये बन जाएगा हमारा 0.0005 एक्स स्क्वायर माइनस 0.7 एक्स माइनस 30। अब इन दोनों को इक्वेट कर लो। दोनों को इक्वेट करने का मतलब ये है कि आप इसको लिखो 0.0015 एक्स स्क्वायर माइनस 1.4 एक्स माइनस 30, ये मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट है, इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि 0.0005 एक्स स्क्वायर माइनस 0.7 एक्स माइनस 30। ठीक है, 2 मिनट देता हूँ, ये थोड़ा सा लेंदी सवाल है, 2 मिनट देता हूँ। 3:25 हो रहे हैं, 3:28 तक 3 मिनट देता हूँ, इसको कॉपी करो और कंप्लीट करो ज़रा 9.9।
अच्छा जी, करेंगे ये कि ये वाला -30, ये वाला -30 ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ पर -1.4x है, ये -1.7x है, ये उल्टे हाथ पर आएगा, ये बन जाएगा -0.7x। ये 0.0005x² ये उल्टे हाथ पर आएगा, तो ये मेरे ख्याल में बन जाएगा 0.0010x²। फिर आप इन दोनों में से x को कॉमन लोगे, फिर आप इन दोनों में से x को अगर कॉमन लोगे तो ये 0.001x माइनस 0.7 इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, यानी कि या तो x 0 होगा तो फिर 0.001x माइनस 0.7 जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये बन जाएगा 0.7, 0.001x, तो x कितना होगा, 0.7 को 0.001 से डिवाइड करो, कितना बनता है, कितना बनता है? कोई अगर गलती नहीं करी है तो सही आंसर बनना चाहिए। 700 बन रहा है आंसर। बैक साइड से कोई एक बच्चा ज़रा इसको चेक भी कर लो, बैक साइड से ज़रा कोई एक बच्चा इसको चेक भी कर लो। सही है भाई मुजम्मिल, पीछे आंसर 700 ही है ना? कोई मसला है इसमें? कोई मसला है इसमें? स्क्रॉल डाउन करने लगा हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो वैसे आप सबके पास हो रही है, तो कोई ऐसा इश्यू होना नहीं चाहिए। कर दूँ स्क्रॉल डाउन? थोड़ा सा एक्टिव रहो यार चैट बॉक्स में, थोड़ा सा एक्टिव रहो चैट बॉक्स में। अच्छा जी, 9.10, 9.10, 9.11 मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है। 9.10 में लिखा हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन। अच्छा, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं? इस फंक्शन के डेरिवेटिव को ज़ीरो से इक्वेट कर कर। और 9.11 में क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स बलून्स इज गिवन बाय दिस, इफ द रेवेन्यू फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय दिस, मैक्सिमम प्रॉफिट इज कॉस्ट का डेरिवेटिव मार्जिनल कॉस्ट, रेवेन्यू का डेरिवेटिव मार्जिनल रेवेन्यू, और जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम होता है वहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। 9.910 और 11 करने के लिए 5 मिनट दे रहा हूँ, 3:32 हो रहे हैं, मैं 3:40 तक ज़रा आता हूँ, ठीक है ना, 3:40 तक आता हूँ।
अच्छा जी 9.10 9.11 करना है क्या? 9.10 9.11 करना है क्या? 9.10 9.11 हो गया, करना है? 9.10 9.11 करना है या 9.12 से स्टार्ट करवा दूं? चलो जी 9.12 से मेरे ख्याल में मैं स्टार्ट करवा देता हूँ, है ना? 9.12 से मैं स्टार्ट करवा देता हूँ, 9.12 से मैं स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है? 9.12 में क्या लिखा हुआ है? फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस दी एवरेज कॉस्ट इज गिवन बाय सी इज इक्वल्स टू 80 minus 12x plus x square, where c is the average cost per unit and x the number of units produced. The minimum value of the average cost and the number of units to be produced are. किसी भी चीज़ के मिनिमम या मैक्सिमम को ढूंढने के लिए, किसी भी चीज़ के मिनिमम या मैक्सिमम को ढूंढने के लिए उसके डेरिवेटिव को ज़ीरो से इक्वेट किया जाता है। वो बोलता है कि एवरेज कॉस्ट का एक फंक्शन है, एवरेज कॉस्ट है वो इसके बराबर है, और वो ये बोलता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट की कम से कम वैल्यू क्या होगी, एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, और तब कितने यूनिट्स बनाए जा रहे होंगे ये आप बताओ। तो एवरेज कॉस्ट का जो फंक्शन है, एवरेज कॉस्ट का जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव लेंगे। 80 का डेरिवेटिव 0 होता है, -12x का डेरिवेटिव -12 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2x होता है, और इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो -12 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, और फिर x जो आएगा -12 सीधे हाथ पर जाएगा तो +12 होगा, और 2 से डिवाइड होगा तो 6 होगा। ये 6 क्या है? ये 6 जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, क्योंकि ये x की वैल्यू है। ये 6 क्या है? ये 6 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, क्योंकि ये x की वैल्यू है, यानी कि जब मैं 6 यूनिट्स बना रहा हूँगा तब मेरा एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगा। अच्छा, एवरेज कॉस्ट की वैल्यू भी बतानी है। देखो बोलता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज कॉस्ट, यानी कि आप एवरेज कॉस्ट की भी वैल्यू बताओ, एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस तो 6 हो गए। एवरेज कॉस्ट की वैल्यू कैसे आएगी? एवरेज कॉस्ट के फंक्शन में आप x की जगह 6 पुट इन कर दोगे, यानी कि 80 माइनस 12 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है ना? क्या आंसर बनता है? जिंदा हो सब या मर गए हो? 6 इंटू 6 36 होता है, 36 और 80 कितना होता है? 116 होता है। 116 में से 12 इंटू 6 माइनस किया 624 आ रहा है। कुछ मसला कर रहा हूँ मैं? अच्छा एक मिनट। 6 इंटू 6 36 होता है ना, 12 इंटू छः 72 होता है। तो 80 माइनस 72 प्लस 36 44, ठीक है? 9.12 का आंसर होगा सी। अच्छा, जब कोई चीज़ मिनिमम होती है ना, जब कोई चीज़ मिनिमम होती है तो देखो फॉर एग्जांपल ये एवरेज कॉस्ट का फंक्शन है, जहाँ पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा वहाँ पर एवरेज कॉस्ट का जो डेरिवेटिव है वो तो ज़ीरो होगा। एवरेज कॉस्ट जहाँ पर मिनिमम होगा वहाँ पर एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव तो ज़ीरो होगा, लेकिन एवरेज कॉस्ट अगर ये मिनिमम है ना तो इसका जो डबल डेरिवेटिव होता है, डबल डेरिवेटिव जो है अगर तुम इसका डेरिवेटिव निकालते हो मज़ीद तो -12 आता है। मिनिमम पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन ज़ीरो या नेगेटिव होता है। ये बात भी पिछले लेक्चर्स में भी रिपीट करी हुई है। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। 9.13 सब ज़रा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो कि ज़िंदा हो या मर गए हो। अब wishes to start the production of floppy disk, it was observed that the company had to spend 2 lakh रुपए for the technical information. The cost of setting up the machine is 88,000 and the cost of producing each unit is 30. इसका मतलब 2 लाख रुपए एक फिक्स कॉस्ट है। 2 लाख रुपए की कॉस्ट जो है वो एक फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट इसलिए क्योंकि एक बार पे करनी है। 88,000 रुपीज़ की जो कॉस्ट है वो है, तो टोटल जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो 288,000 है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 30 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 30 है, ठीक है ना? तो हमारे पास जो कॉस्ट का फंक्शन बनेगा, हमारा जो कॉस्ट का फंक्शन होगा वो होगा 288,000 प्लस 30x,
यहाँ पर x क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई और उसमें 288,000 यानी कि फिक्स कॉस्ट को ऐड किया। वाई ईच फ्लॉपी कुड बी सोल्ड एट ₹45। एक फ्लॉपी 45 की बिकती है। 45 क्या है, 45 सेलिंग प्राइस है। 45 क्या है, 45 सेलिंग प्राइस है। तो अगर 45 सेलिंग प्राइस है तो सेल्स रेवेन्यू क्या होगा, सेल्स रेवेन्यू होगा सेलिंग प्राइस यानी कि 45 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि x। द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग x फ्लॉपीज इज, सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट का फंक्शन पूछ रहा है और कुछ भी नहीं पूछ रहा है, यानी कि डी मेरा आंसर होगा। मेरा जो टोटल कॉस्ट का फंक्शन है वो 288,000 प्लस 30x बनता है। आई होप कि इसमें भी कोई मसला नहीं है 9.13 में। नाइन पॉइंट वन फोर, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ कंपनी इज गिवन बाई, ये कंपनी का कॉस्ट का फंक्शन है, वेर एक्स डिनोट्स द आउटपुट, द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसने ये नहीं बोला द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, उससे बोला द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। देखो ये आपके पास कॉस्ट का फंक्शन है, अगर वो पूछता कि कॉस्ट के फंक्शन का मिनिमम, कॉस्ट के फंक्शन का मिनिमम क्या है, तो कॉस्ट के फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करते हैं। बट उसने ये पूछा है कि मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम क्या है। जब वो ये बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम क्या है, तो मार्जिनल कॉस्ट के फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करेंगे। तो पहले तो आप टोटल कॉस्ट का आपको फंक्शन मालूम है, टोटल कॉस्ट का फंक्शन है 100x माइनस 8x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। अगर इससे मैं अपने मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन ढूंढता हूँ तो मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन है 100 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर सवाल आपसे ये पूछता है कि मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन कहाँ पर मिनिमम होगा, वो ये नहीं पूछ रहा कि टोटल कॉस्ट का फंक्शन कहाँ पर मिनिमम होगा। अगर पूछता कि टोटल कॉस्ट का फंक्शन कहाँ पर मिनिमम होगा तो उसके डेरिवेटिव को यानी कि मार्जिनल कॉस्ट को जीरो से इक्वेट करते। बट वो पूछ रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन कहाँ पर मिनिमम होगा, तो हम मार्जिनल कॉस्ट के फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट के फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा वो होगा -16 प्लस 2x, और इसको जब हम ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो -16 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, x जो है वो बन जाएगा 8, ठीक है। ज़रा तवज्जो से सवाल को पढ़ने की ज़रूरत है। उसने ये बोला द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, जिस चीज़ का मिनिमम या मैक्सिमम पूछा जाता है उस चीज़ के डेरिवेटिव को ज़ीरो से इक्वेट किया जाता है। जिस चीज़ का मिनिमम या मैक्सिमम पूछा जाता है उस चीज़ के डेरिवेटिव को ज़ीरो से इक्वेट किया जाता है। यहाँ पर सवाल मुझसे ये पूछ रहा है कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन है उसका मिनिमम कितने यूनिट्स पर होगा, तो वो 8 होगा। हमने पहले टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लिया तो मार्जिनल कॉस्ट आया। अगर उसने ये पूछा होता कि टोटल कॉस्ट कहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम होता तो इसके डेरिवेटिव को यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को ज़ीरो से इक्वेट कर देते। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि मार्जिनल कॉस्ट के फंक्शन का मिनिमम क्या है, तो इसके डेरिवेटिव को ज़ीरो से इक्वेट करने की ज़रूरत बनती है। अगला 9.15, फॉर एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की क्या कंडीशन होती है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन ये होती है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डबल डेरिवेटिव, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डबल डेरिवेटिव जीरो के बराबर होता है। तो पहले तो एफ डैश एक्स यानी कि ऊपर वाली चीज़ का डेरिवेटिव निकालते हैं। -2x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा -6x स्क्वायर, फिर 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 18x, फिर 20x का डेरिवेटिव आएगा 20 और 50 का डेरिवेटिव 0 होगा। फिर f डबल डैश एक्स, f डबल डैश एक्स यानी कि मुझे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है तो मुझे डबल डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करना होगा, ठीक है। क्या सबको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है? -12x प्लस 18, क्या किसी को भी स्क्रीन नहीं नज़र आ रही है? मुझे ज़रा कंफर्म करना। डबल डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू -12x प्लस 18, ठीक है ना। और इससे x निकालेंगे
काइंडली मुझे कंफर्म करो, सबको स्क्रीन नहीं नज़र आ रही है, स्टक हुई भी है? रुको मैं रीशेयर करता हूँ, एक मिनट। अब बताओ, अब बताओ, अब सही है? अब नज़र तो आ रही है ना? नहीं, एक मिनट मैं लिखता हूँ कुछ। ये देखो, नहीं नज़र आ रही, ब्लैकआउट हुआ हुआ है। अच्छा, एक मिनट, स्टॉप शेयर। अब बताओ ज़रा, अब बताओ ज़रा, एक मिनट रुको ज़रा, मैं ज़रा, नहीं आ रही है, ये क्यों हो सकता है भाई? क्या नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं नज़र आ रहा क्या? अच्छा रुको एक मिनट। मैं ज़रा एक मिनट इंटरनेट बंद कर कर ऑन करता हूँ। अब नज़र आ रही है स्क्रीन, या मैं मीटिंग लीव कर कर ज्वाइन करूँ वापस से? माइक को अनम्यूट कर दो काइंडली। नहीं नज़र आ रही, तो ये क्या बात है? स्टॉप शेयर। अच्छा, मैं मीटिंग को लीव कर कर ना रीजॉइन कर रहा हूँ, मैं मीटिंग को लीव कर कर ज़रा रीजॉइन करता हूँ, एक मिनट। सर का बेचारे में खराब हो गया मुझे लग रहा है। अब बताओ भाई, अब स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके ग्रेट, सही है, ठीक है, चलो जी। अच्छा, हम लोग जो है वो 9.15 कर रहे थे, ठीक है ना? एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू -6x² प्लस 18x प्लस 20, ये इसका सिंगल डेरिवेटिव हो। डबल डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू -12x प्लस 18। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर क्या होता है?
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर जो डबल डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है, यानी कि ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू -12x + 18। तो आपका जो x होगा वो कितना आएगा, 12x इज़ इक्वल्स टू 18, x इज़ इक्वल्स टू 18/12, और 18/12 का मतलब है 3/2। यानी जो x की वैल्यू होगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर, जो x की वैल्यू होगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर वो 3/2 होगी। इसका मतलब या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा, क्योंकि इन दोनों आंसर्स में x की वैल्यू 3/2 है। अच्छा, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू निकालने के लिए जो x की वैल्यू आई है उसको मेन ओरिजिनल इक्वेशन में पुट इन कर कर y की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कि y की वैल्यू निकालने के लिए -2x³ जो है ना, इसकी जगह आप लिखोगे 3/2 होल क्यूब प्लस 9। अच्छा, x की जगह अगेन 3/2 होल स्क्वायर प्लस 20, x की जगह 3/2 प्लस 50। ठीक है, -2 3/2 क्यूब प्लस 9 3/2 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 3/2 प्लस 50। तो इसको सॉल्व करके बताओ कि कितना आता है। कितना आ रहा है आंसर? हाँ भाई, y की वैल्यू बताओ। नाइन्टी 3.5। ठीक है ना, तो आंसर मेरा होगा बी। मेरा आंसर होगा बी। चलो जी आगे चलते हैं। 9.16 Mises ABC Technologies note that the relationship between their weekly sales quantity Q and weekly profit PR is expressed by the following function. The profit maximizing quantity is, जहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, जहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होता है वहाँ पर प्रॉफिट का डेरिवेटिव यानी कि मार्जिनल प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का डेरिवेटिव यानी कि मार्जिनल प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो पहले तो मार्जिनल प्रॉफिट निकालते हैं, वो हो जाएगा -0.0004 क्यू प्लस 10, और इसको ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। जहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होता है वहाँ पर प्रॉफिट का डेरिवेटिव यानी कि मार्जिनल प्रॉफिट ज़ीरो के बराबर होता है। -0.002 क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव -0.004 क्यू, और 10 क्यू का डेरिवेटिव प्लस 10 इज़ इक्वल्स टू 0। और फिर हमें अगर Q की वैल्यू निकालनी है तो 0.004 क्यू इज़ इक्वल्स टू 10, और Q जो होगा वो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.004। तो 10 डिवाइडेड बाई 0.004 कितना बनता है? 2500। तो 9.15 का आंसर होगा ए। अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल में बोल रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिलेटिव मैक्सिमा एंड और मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज। मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पर डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर होता है, तो इसका ज़रा dy/dx पहले तो निकालते हैं। इसका जो dy/dx होगा e⁻²x का डेरिवेटिव 2e⁻²x प्लस 2e⁻x का डेरिवेटिव 2e⁻x और -4x का डेरिवेटिव -4। जहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट पर डेरिवेटिव ज़ीरो होता है तो ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू 2e⁻²x प्लस
2e⁻x माइनस 4, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड किया तो e⁻2x प्लस e⁻x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर बीच वाली टर्म को ब्रेक किया, बीच वाली टर्म को हम लिख सकते हैं 2e⁻x माइनस e⁻x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म्स में से e⁻x तो e⁻x प्लस 2 आ गया, दूसरी दोनों टर्म्स में से -1 को कॉमन लिया तो e⁻x प्लस 2 आ गया इज इक्वल्स टू 0। फिर e⁻x माइनस 1 एक जगह पर है और e⁻x प्लस 2 दूसरी जगह पर है, ये है इक्वल्स टू 0। तो e⁻x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, e⁻x इज इक्वल्स टू 1 और e⁻x इज इक्वल्स टू प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि e⁻x इज इक्वल्स टू -2। अच्छा, -2 जो है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन e⁻x को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड्स पर ln लगाएंगे। ln e⁻x इज इक्वल्स टू ln 1, x पहले लिख देंगे, x इंटू ln e इज इक्वल्स टू ln 1, ln e 1 बनता है, x इज इक्वल्स टू ln 1, ln 1 कितना है, ln 1 0 होता होगा, 0 होता है ln 1, यानी कि आपकी x की वैल्यू आ गई। वापस से स्क्रीन नज़र नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? मुजम्मिल तुम्हें नहीं आ रही है, मेरे ख्याल में सहर को आ रही है। अच्छा, x की वैल्यू जो है x की वैल्यू जो है वो 0 है। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट इन कर देंगे, यानी कि y इज इक्वल्स टू e⁻0 प्लस 2, फिर वापस से e⁻0 माइनस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 0 हो जाता है, e⁻0 1 होगा और ये 2 e⁻0 जो है e⁻0 1, 1 इंटू 2 इज़ 2 और माइनस 4 इंटू 0 इज़ 0, तो ये आपका 3 बन जाएगा, यानी कि 0,3 आंसर होगा, यानी कि आपका आंसर होगा डी। ठीक है भाई, 9 पॉइंट मसला है तो बता दो। नाइन पॉइंट वन एट और 9.19, 9.18 और 9.19, दो सवाल बाकी रह गए। 9.18 9.19 ज़रा ट्राई करो, 9.17 कॉपी करो और आगे के दोनों सवाल ज़रा ट्राई करो। वन एट वन नाइन ट्राई करो, मैं ज़रा 1819 ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूँ।
9.18 में लिखा हुआ है 9.18 में लिखा हुआ है द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी वेरीज with the prices that the company charges for the product. The firm estimates that annual total revenue R is a function of price. Specifically R जो है इसके बराबर है the price that should be charged in order to maximize the total revenue. जहाँ पर revenue maximum होता है वहाँ पर marginal revenue ज़ीरो के बराबर होता है. वहाँ पर अगर marginal revenue ज़ीरो के बराबर होता है तो marginal revenue जो है वो किसके बराबर होगा? marginal revenue जो आपका होगा वो होगा -100p प्लस 500. इसको आप ज़ीरो से करोगे इक्वेट. ठीक है, जब आप इसको ज़ीरो से इक्वेट करोगे तो -100p इज़ इक्वल्स टू -500. तो आपका जो p होगा वो होगा 500 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 400. ठीक है ना. तो आंसर आपका अच्छा प्राइस आपकी 400 आ रही है. द प्राइस दैट शुड बी चार्ज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू है. एक मिनट सॉरी, हाँ डिवाइड होगा ना, डिवाइड होगा. p जो है वो 5 आएगा. सही है भाई. 18 हो गया. 19 भी कर लेते हैं. 19 में क्या है? A company has introduced a new product whose annual demand will depend on price surge. The demand for the product is represented by the function. Studies indicate the total cost of producing Q units is represented by this quantity to be produced to maximize the total profit. Profit maximum होगा वहाँ पर कितने यूनिट्स बिकेंगे. अच्छा, आपको जो Q दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100,000 -200p. तो पहले तो प्राइस को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे यानी कि ये बन जाएगा 200p इज इक्वल्स टू 100,000 माइनस Q. फिर P आपके पास 100,000 को 200 से डिवाइड करो. 100,000 को 200 से डिवाइड करते हैं कितना बनता है? 100,000 डिवाइडेड बाई 200 हमारा बन जाता है 500. तो 500 माइनस Q डिवाइडेड बाई 200. ठीक है, ये प्राइस बन गया. रेवेन्यू किसके बराबर होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी. प्राइस 500 माइनस क्वांटिटी, ये प्राइस आ गई. इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो रेवेन्यू का फंक्शन बन गया. यानी कि रेवेन्यू का फंक्शन है 500Q माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 200. ये रेवेन्यू का फंक्शन बन गया. मार्जिनल रेवेन्यू रेवेन्यू का डेरिवेटिव होता है. मार्जिनल रेवेन्यू रेवेन्यू का डेरिवेटिव होता है. रेवेन्यू का डेरिवेटिव यानी कि 500 माइनस 1/100Q. अच्छा, कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है. कॉस्ट के फंक्शन से मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन निकाल लो. 150,000 का डेरिवेटिव 0, 100 प्लस 0.006Q. इन दोनों को इक्वेट कर दो. इक्वेट करने का मतलब है 100 प्लस 0.006Q इज इक्वल्स टू 500 माइनस 1/100Q. 1/100 0.001 होगा. अच्छा, 100 राइट साइड पर जाएगा तो ये 400 बनेगा. यहाँ पर 0.006Q आ रहा है और ये मेरे पास माइनस 0.001Q आ रहा है ना. तो ये 0.007Q इज इक्वल्स टू 400. ऐसा ही कुछ हो रहा. Q बताओ कितना आता है? कुछ गलती तो नहीं करी है? कुछ गलती तो करी होगी. देखो ज़रा कहाँ गलती हुई है. टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव 100 और 0.00, अच्छा 3 जीरो है. 0.00 नहीं सही है ना. 0.003Q स्क्वायर था तो 0.006Q हो गया. ये सही लग रहा है. क्वांटिटी 100 माइनस 200 लेफ्ट पे गया. फिर 100 डिवाइड हुआ. कहाँ पर गलती आ रही है देख लो यार. 500 माइनस Q अपॉन, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 100 जो है 0.01 बनता है. अच्छा ये 0.01 है, सॉरी ये 0.01Q है. तो ये भी चेंज हो जाएगा. 0.006 प्लस 0.01 तो 0.16
0.016 Q, और Q जो होगा वो होगा आपका 400 डिवाइडेड बाई 0.016, 25,000। ठीक है भाई। अब मैंने चैप्टर नंबर 9 के सारे सवाल करवा दिए। चलो जी, अब अगली क्लास में मिलते हैं। रात को तुम लोगों की जो वर्कशॉप है 10:30 से 11:30, वो ज़रूर अटेंड करना। उससे पहले फाइनेंशियल मैथ्स के पेंडिंग लेक्चर्स देख लेना। फाइनेंशियल मैथ्स उसमें होता रहेगा। सैटरडे वाले दिन जो भी टॉपिक करना हो मुझे अपने जो कैशबेट का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर बता देना। ठीक है भाई। और रिकॉर्डिंग जो है वो सहर और मिशेल तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग करी हुई है। तुम लोग एक काम करना कि रिकॉर्डिंग जो है वो छोटी सी एक फ़ाइल होगी, एक वेबसाइट है vtransfer.com, इससे ज़रा मुझे सेंड कर देना। ठीक है ना, मेरे ईमेल पर सेंड कर देना। बहुत आसान सा तरीका होगा, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करनी, ऐसे ही सेंड हो जाएगी फ़ाइल। मुझे सेंड कर देना ताकि मैं अपलोड कर दूँ। मैं अपना ईमेल एड्रेस ग्रुप में बता देता हूँ। ठीक है भाई, चलो अल्लाह हाफ़िज़।